वेलकम स्टूडेंट्स, गार्जियंस। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्वेश्चंस को देखेंगे जो नीट 2025 में आए हैं। आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस with the grading and I have divided personally the question into 3 grades: easy, average and tough. Okay, छोटे छोटे वीडियोस में ही आंसर्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 91। अब हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इन द इबॉफ रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड an alien piece of DNA is inserted at E. coli site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? ये अगर हम बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। कॉन्सेप्ट को अगर इलेबोरेट कर लेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, बट एज इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चंस हम इसका आंसर्स ही बता देते हैं। ये 1 है। हम डिटेल्ड बायोटेक्नोलॉजी को आपके सामने करेंगे। नेक्स्ट, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये सबको आना चाहिए। एपोएंजाइम। ओके, साथ ही साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर का भी डेफिनेशन क्लियर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, गिवन बिलो इकोसिस्टम से क्वेश्चन आ गया। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। द rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called the net primary productivity. यहाँ पर आपको 2 कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम का क्लियर करना है, वो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। जितना सन एनर्जी देता है, अगर टोटल का टोटल बायोमास में कन्वर्ट हो जाए वो ग्रॉस है, पर उतना हमें मिलता नहीं है क्योंकि कुछ एनर्जी खर्चा हो जाता है रेस्पिरेशन में। तो हमारा ग्रॉस में से अगर रेस्पिरेशन की एनर्जी को घटा देंगे तो जो मिलेगा वो नेट होता है। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं एवरेज बोलूँगा, बहुत इजी नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है तो इसको आप गलत कर सकते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason. Okay, assertion A, a typical unfertilized angiospermic embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 cell। ये बहुत क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एंजियोस्पर्म का। पहले इससे किस टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था? द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये तो है ही नहीं, 2 सिनर्जिड होते हैं। आपको एक का सेंटर और 2 साइड में सिनर्जिड होते हैं। वो जो न्यूक्लियस है उसका स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। माइक्रोपाइलर एंड पर, चलाजल एंड पर और सेंट्रल में क्या क्या है। पहले क्वेश्चन कैसा मिलता था कि एक 4n अगर फीमेल है और 6n अगर मेल प्लांट है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कैसा होगा और जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और डबल फर्टिलाइजेशंस के क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे और टोटल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस वहाँ आप देख सकते हैं। तो इसमें भी असर्शन A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। डिटेल हम करेंगे और भी डिटेल करेंगे। एनसीईआरटी के नीचे हमने स्पेस दे रखे हैं। एनसीईआरटी के पर्टिकुलर्स फिगर और डायग्राम्स को लेकर के हम और डिटेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ये डॉक्टर्स के लिए फेवरेट हो गया। फिर a mass of proliferating cells, okay, rapid growth of cells, okay, invasion and damage to the surrounding tissue, those confined to original locations।
कैंसर का एक बहुत ही खराब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जहाँ पर ओरिजिनेट होता है उससे दूसरी जगह पर चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट को समझ ले तो ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फिर क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेटिंग सेल्स के मास तो रहेंगे ही। प्रोलिफरेटिंग मतलब डिवाइडिंग सेल्स। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, उनका ग्रोथ रैपिड होगा नॉर्मल सेल्स से, और ड्यू टू दिस रैपिड ग्रोथ इन्वेशन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू उनका नेचर हो जाएगा। एक का अगर ज़्यादा ग्रोथ होगा तो दूसरे का ग्रोथ उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम 10th 12th से ही पढ़ते आते थे कि इनमें क्या होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है क्या, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीट होते हैं और एंजियोस्पर्म में सीट कवर्ड होते हैं। इतना मुझे पता था। तो अब बोलेगा कि जिम्नोस्पर्म में सीड एब्सेंस, तो बात गलत हो गई। जिम्नोस्पर्म्स हैव फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। तो सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, तो सीड्स आर नेकेड, तो सीड्स आर नेकेड 96(4). ये नेकेड सीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स है जिम्नोस्पर्म के। अब आते हैं मैच द लिस्ट। कभी भी मैच द लिस्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी एक दो का भी याद रहेगा तो आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि MSH कहाँ से सीक्रेट होता है, पार्स इंटरमीडिया से, प्रोजेस्टेरॉन किधर से, कॉर्पस लूटियम से, तो कैटाकोलामाइंस एड्रिनल मेडुला और रिलैक्सिन ये से। तो आप अब देख लीजिए, इतने दो से ही करेक्ट करने से आपको मिल जाएगा। ए का कहाँ गया 4 और सी का 1। हाँ, तो ए का 4 और सी का 1 ये मिल गया, क्लियर कट। नेक्स्ट, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कैरियोटाइप का। कैरियोटाइप देखा होगा, क्रोमोसोम 1 की फिगर और साइज सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कम पूछता तो ये होता, ठीक है। यूजुअल क्वेश्चन पूछता था क्रोमोसोम Y, वहाँ पर एंड्रोजन डिटरमाइनिंग और हेयर के डिटर्मिनेशन के कुछ फंक्शंस होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज करेक्ट। तो मैं बोलते चलता हूँ, ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए सभी क्वेश्चंस इजी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन है तो सबको बनाना है। अब आ गया रुबिस्को एंजाइम, कहाँ का क्वेश्चन आ गया, कहाँ से कहाँ जंप कर गए, आ गए हम फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस की C3 साइकिल की स्टार्टिंग में ही है रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। अब वो क्या करता है, फर्स्ट ही काम करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लियर कट RUBP, इट एक्टिव नो 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 नो, ठीक है। क्लियर, द फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड मेनार्की। लास्ट वाला पूछता तो मेनोपॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली टू ह्यूमन इंसुलिन के लिए बहुत इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड असर्शन 1 एंड द अदर। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने का बहुत जल्दी आदत है, आपको भी ये आदत डेवलप करना पड़ेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बायोलॉजी का। 45 मिनट से ज़्यादा 100 क्वेश्चन को नहीं दे सकते, सॉरी 90 क्वेश्चन को नहीं दे सकते। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल सही है। द मेम्ब्रेन
द मेंबर्स ऑफ सब पाइलम वर्टिब्रेटा possesses notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. ठीक है, both A and R the correct explanation. मैंने देखा क्या कि अभी जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी में मैचिंग रीजन असर्शन टाइप वाले हैं वो सभी बहुत ही इजी है, ट्रेंडी क्वेश्चन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स? एनाफेज के दौरान दोनों तरफ से आकर के क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे. मैच द फॉलोइंग, फिर आ गया एक मैच द फॉलोइंग. तो अब देखिए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन. अगर आप इन दोनों को ही ये कर लेंगे, यूक्रोमेटिन काम हो गया मेरा लूजली पैक्ड और हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा. देखिए बी का 3 और डी का 2, बी का 3 और डी का 2, और कहीं है नहीं है. क्लियर कट, ठीक है. उसके बाद से अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और हर ये चीज है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हर्सेचेस ने लीफ के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था. ग्रिफिथ का भी बैक्टीरिया ये में है. हाँ क्लियर. कुछ नहीं भी याद रहता है तो मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आप आराम से बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 105. तो यहाँ पर क्लियर कट कॉन्सेप्ट किस चीज़ का इन्वॉल्व होता है? तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो एडिनोसिन इज़ अ न्यूक्लियोसाइड. जहाँ पर भी एसिड ऐड हो जाएगा वो टाइड हो जाएगा. एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस हो जाएगा. एडिनिन फिर क्या हो गया आपका नाइट्रोजिनस बेस, और एलानिन इज एन एमिनो एसिड. अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर बहुत डिटेल्स कॉन्सेप्ट को करते हैं किसी क्वेश्चन के लिए तो आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस कितने होते हैं. फिर हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस में कौन कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में होता है, कौन सा आरएनए में होता है, दोनों में डिफरेंस कैसा है. उसके बाद से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, और एमिनो एसिड का जो सिंथेसिस है प्रोटीन सिंथेसिस के थोड़े प्रोसेसिंग को समझते हैं. फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है. मैच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इजी ही हो रहे हैं. ठीक है, रेस्ट क्वेश्चंस को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, डिटेल और भी करते जाएंगे. मेरा एक एस्पेक्ट ही है कि लर्निंग फ्रॉम द क्वेश्चंस. मुझे ये पता नहीं कि आगे कैसा होगा, कैसे करना चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में मैक्सिमम एफिशिएंसी ऐसे ही गेन की जाती है. मैं आपके सामने 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस फर्दर के वीडियोस में जो कुछ भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 90 क्वेश्चन आपके सामने आ गए और उसको आप कितना देर में अटेम्प्ट करना है, 45 मिनट्स में पूरा ऐसे करके, और ऐसे ऐसे मार्क भी कर देना है. यही सारा कुछ करना है और कुछ करना नहीं है. इसको हम जितनी बार करेंगे उतना अच्छा होगा. बायो के ये सभी क्वेश्चंस इजी हैं. फिजिक्स बहुत टफ आया था. जो फिजिक्स देखकर शुरू में फ्रस्ट्रेट हो गया होगा उसका नहीं चलेगा. जो इसने बायो पहले किया होगा उसको एज है. बार बार बोलता हूँ मैं, वीडियो में जो कुछ भी प्रीवियस वीडियो है मेरे को वो देखिए, समझिए, फिर केमिस्ट्री करना है और फिर फिजिक्स करना है. ऐसा ही क्वेश्चन पहले दफ़ा में देख के लगा था. कभी कभी आपको स्विच ओवर भी करना पड़ सकता है. अगर बायो बहुत टफ है, फिजिक्स वन लाइनर है तो फिजिक्स कर दीजिए पहले. तो बी रेडी विथ द चेंज. अभी कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया कि ट्रेंडी क्वेश्चन नहीं है. एनटीए ने चैलेंज करके, ये तो एनटीए का तमाचा है पूरे कोचिंग इंडस्ट्रीज और पूरे टीचर्स पर, कि आपके उसी चैप्टर से पूछेंगे और आपको वहीं से नहीं आएगा. फिजिक्स का स्टैंडर्ड देख करके ऐसा लग रहा है. हम केमिस्ट्री और भी सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स का एक टाइम लेंगे रेस्ट बायोलॉजी सॉल्व करने के लिए. वो हम कल करेंगे विद द कॉन्सेप्ट. फिर परसों हम
क्या केमिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिजिक्स सॉल्व कर देंगे। जो क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत टफ होगा मैं बोल ही दूंगा कि इसको आप करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।